नमस्कार। मैं अभिषेक श्रीवास्तव। अ टॉक ऑन सोशल अवेयरनेस फॉर वुमेन्स सेफ्टी, अ ट्रुथ टू बी रियलाइज्ड। ये जो प्रयास मैंने शुरू किया है, जहाँ पर हम लोग महिलाओं के साथ हो रहे आजकल जिस भी प्रकार की घटनाएं हैं समाज में इतने समय से होती आ रही है, अभी बढ़ रही है। कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, महिला वर्ग परेशान है। इसको लेकर के, इस अवेयरनेस को लेकर के मैं जो अपने तरफ से अपना इंडिविजुअल प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा अपना योगदान हो सकता है, जो भी मेरे अनुभव है, उस हिसाब से मैं कुछ बातों को, कुछ प्रश्नों का जवाब लेकर के सामने आने का सोचा हूँ। जिसमें कि पहले कड़ी की वीडियो मैंने डाला था। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नहीं सर, आप इसे कंटिन्यू कीजिए और हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, समाज में कई बार इन प्रश्नों के जवाब कई माध्यम से दिए गए हैं, अवेलेबल भी है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कई सारे लड़कियों ने, कई सारे लोगों ने, लड़कों ने भी इस विषय पर सवाल उठाए और मुझसे मेरा जवाब मांगा। तो ठीक है, अपना एक कर्तव्य समझकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये सवालों का जवाब दूँ और समाज में किसी भी प्रकार से अगर जागरूकता आ सके इस विषय पर, तो मैं अपने आप को मतलब मैं अपने आप को समझूंगा कि चलो मेरा कोई अच्छा ठीक ठाक योगदान रहा। तो आज जो मैं प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ आप सबके सामने, वो आप यहाँ देख सकते हैं। 3 प्रश्न हैं मेरे सामने। पहला प्रश्न है कि महिलाओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ या रेप जैसी घटनाएं होती ही क्यों हैं। ठीक है, बड़ी परेशान होकर के एक महिला ने ये सवाल मुझसे पूछा कि सर ये होता ही क्यों है, ये घटना घटती ही क्यों है, क्यों नहीं, मतलब क्यों घटती है। ठीक है, इस बात से वो बड़ी परेशान थी। क्या हमें सम्मानपूर्वक और अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा है कि हमेशा हमें ही क्यों बोला जाता है कि दायरे में रहो, समय के साथ यह क्यों नहीं बदला। सवाल अच्छा है। समय बदल गया है, काफ़ी एडवांस हो गए हैं, हम मॉडर्न हो चुके हैं, आधुनिक कहते हैं अपने आप को, लेकिन अभी भी जब किसी तरह की घटना घटती है तो उसमें सबसे पहला जो आरोप लगता है वो महिला के ऊपर लगता है। इस बात का उदाहरण हम कई सारे सिनेमा को देख करके, कई सारे केसेस को देख करके लगा सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है शायद ये बात अधिकांश महिला महसूस भी करती है। तो सवाल यही है कि समय के साथ यह क्यों नहीं बदला। कभी कपड़ों को लेकर के, कभी बाहर जाने को लेकर के न जाने कितने ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है, ये हम सब अपने समाज में देखते रहते हैं। कई सारे सिनेमा बनाए गए हैं इस विषय पर। ठीक है, तो सवाल जेन्युइन है, जवाब क्या हो सकता है, हम लोग विचार करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा सवाल है कि हम ही शिकार भी हैं और हम पर ही समाज प्रतिबंध भी लगाता है। बात बिल्कुल सही है। शिकार कौन है? शिकार तो महिला है। इन सब चीज़ों का जो शिकार होना पड़ता है महिला को होता है, लेकिन जब प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो महिला पर ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कि भाई बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तुमने ही कुछ किया होगा तो इसकी वजह से ऐसा हो गया, वैसे हो गया। तो ऐसा क्यों? और हाल के दिनों में इस तरह की घटना बढ़ क्यों रही है? ऐसा क्यों है कि इस तरह की घटनाओं में कोई उम्र सीमा नहीं होती? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि ऐसा क्यों है कि इस तरह की घटनाओं में कोई उम्र सीमा नहीं होती है। मतलब हमें देखने को मिलता है कि मतलब जो इस तरह के अपराध करते हैं उनकी उनकी भी कोई उम्र सीमा नहीं है, और जो शिकार होती हैं उनका भी कोई उम्र सीमा नहीं होता है। मतलब जो रेप करने वाले या छेड़छाड़ करने वाले जो लोग हैं उनकी कोई उम्र नहीं है। कहने का मतलब पेपर में, अखबारों में, न्यूज़ में देखने को मिलता है कि 13 साल के लड़के ने किसी का रेप कर दिया, 15 साल, 17 साल, 19 साल, 25 साल, 30 साल। अभी हाल ही में जो देहरादून में केस हुआ उसमें 52 साल, 55 साल के ऐसे लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और साथ में जो शिकार होने वाली महिला है उनकी भी उम्र सीमा की कोई सीमा नहीं है। अभी महाराष्ट्र का केस आप सब लोग जान रहे होंगे, जिसमें 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल की बच्ची, 13 साल, 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 19 साल की लड़की, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 31 साल अभी कोलकाता में जो हुआ। तो यहाँ पर भी कोई उम्र सीमा नहीं है। तो भाई ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो परेशान है, तो क्या हो सकता है इसका जवाब। ठीक है, तो मैंने भी
अपने समझ से, अपने अनुभव से जो मुझे सही लगा, मैंने इन सवालों के जवाब को लिखा है। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे तो सामने में आकर के बोल देना वो एक बात होती है, वो बोल भी सकता हूँ, मैंने पहला वीडियो बनाया भी है। लेकिन ये मैं सोचा कि नहीं, इन सवालों को एक जगह फ्रेम करके रखा जाए, ताकि आप लोगों को भी, जो देख रहे हैं लोग हैं, वो भी सवालों को सही से देख सके। और जो जवाब मैंने जो बनाए हैं उसको एज एन आर्टिकल भी मैं अपने FB के पेज पे पोस्ट करता हूँ। लेकिन मैं सोचा कि उन आर्टिकल को पोस्ट करने के साथ साथ, मतलब इन सवालों के जवाब को आर्टिकल के रूप में लिखने के साथ साथ, मैं उसको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा कि भाई मेरे विचार क्या हैं अच्छे से। और वो एक लय में चूँकि हो जाएगा तो ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से शायद लोगों तक पहुँच भी जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के लिए भी अलग से वीडियो बना करके जवाब दूंगा। फ़िलहाल 3 प्रश्न हम सबके सामने हैं, जिसमें कि पहले प्रश्न के जवाब को हम लोग थोड़ा तराशने का प्रयास करते हैं, उसके उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जो लिखा है इसके संदर्भ में, वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। हाँ, एक ज़रूरी बात वो यह कि यहाँ जो भी बात होगी, जिस विषय पे भी होगी, जिनके बारे में भी होगी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दिया हूँ, ताकि कल हो के कोई कुछ बोले ना, और ये किसी को भी हार्म ना पहुँचाए, ठीक है। क्योंकि कुछ सच्चाइयों की बात होगी और हो सकता है कि सच कभी कभी कड़वा लग जाता है, कई लोग इसको गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। तो मैंने एक बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ बात केवल उन पुरुष वर्ग की है, की हो रही है, जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं और इस तरह की मानसिकता रखते हैं। बस कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि सभी पुरुष वर्ग जिम्मेदार हैं, मैं भी पुरुष हूँ। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने तरफ से जो योगदान हो सके और एक साथ दे सकूँ मैं, और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकूँ। तो ऐसे बहुत सारे पुरुष वर्ग हैं जो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो। इतिहास में भी ऐसे महान महान उदाहरण हैं, हम लोग तो कुछ नहीं है, तिनके बराबर भी नहीं है, जिन्होंने इस बीड़ा को उठाया इतिहास में। जैसे हमारे ग्रंथों में राम हैं, कृष्ण हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा। इसके अलावा जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी, उस समय भी महिला के सम्मान के लिए कई सारे लोग खड़े हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, ठीक है। और ऐसे हजारों नाम हैं, हजारों पुरुष वर्ग हैं, पुरुषों की एक पूरी श्रेणी है, जिन्होंने महिलाओं के इन अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए समाज में लड़ाई की है। लेकिन ये सब होने के बावजूद अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बदल नहीं पाई है, और ये घटना अभी भी हमारे समाज में घट रही है। ये बड़ी व्यापक घटना है, इसके पीछे बहुत सारे विचार हैं, बहुत कुछ है जिसके ऊपर विश्लेषण करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उन सारे सवालों का हम लोग जवाब लेंगे, समझेंगे इस पूरे विषय को कि ये पूरा विषय वस्तु क्या है। इनफैक्ट हम लोग इसके पीछे की मानसिकता को समझना, तो आज मेरा जो केंद्र बिंदु रहने वाला है वो मानसिकता रहने वाला है, कि भाई ऐसी विकृत मानसिकता का जन्म कहाँ से होता है, कैसे होता है। और चूँकि मैंने पहला प्रश्न के बारे में कहा ही है कि महिला पूछ रही है कि ये छेड़छाड़ या रेप जैसी घटनाएं होती ही क्यों हैं, होती ही क्यों हैं, और क्या हम सम्मानपूर्वक और अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है। तो सवाल यह है कि, तो इसी सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने वाले हैं फिलहाल। तो देखिए, मैंने जो तो ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ बात केवल उन पुरुष वर्ग की हो रही है जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं और इस तरह की मानसिकता रखते हैं, बस इन्हीं लोगों की बात हो रही है। क्योंकि मैं उन पुरुष वर्ग का बिल्कुल सम्मान करता हूँ जिन्होंने इतिहास से लेकर के अभी तक इस समस्या के निदान हेतु अथक प्रयास किए हैं और बहुत महान कार्य किए हैं, ठीक है। तो केवल एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल के बारे में या पुरुषों के बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं। तो जवाब जो मैंने तैयार किया है, जो मैं देना चाहता हूँ, कहने का मतलब वो ये है कि पहली बात तो ये समझना होगा कि भाई महिलाओं की छवि हमारे समाज में क्या रही है। जैसे सब कुछ इमेज के तौर पे है, जिसका जो इमेज हम अपने मन में बना के रखेंगे उसको वैसा ही डील करेंगे, जैसे हम सोचेंगे वैसा ही एक्ट करेंगे। बहुत पुराना नियम है, ठीक है। द वे वी थिंक द वे वी बिहेव, ठीक है ना। व्हाट वी थिंक
दैट वी आर, ठीक है, जैसा हम सोचते हैं वही हम होते हैं। तो महिलाओं का छवि क्या रहा है इतिहास से, तो सदियों से इन्हें उपभोग की वस्तु समझा गया है। एकदम सही बात है, उपभोग की वस्तु ही समझा गया है, ठीक है। अधिकांशता ये केवल उपभोग की वस्तु के तौर पर ही रही है। आगे इस बात को और हम लोग समझेंगे अलग अलग प्रश्नों में करके। समाज सदियों से पुरुष प्रधान रहा है, ये बात भी सही है, समाज हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है मतलब। तो बहुत साधारण सी बात है कि जो प्रधान होगा नियम कानून भी वही बनाएगा। जो प्रधान होता है नियम कानून भी वही बनाता है, उसी का वर्चस्व होता है, उसी का डोमिनेंस होता है। तो पुरुषों को हमेशा से अपने प्रधान होने पर अहंकार रहा है और इसके चलते वो समाज पर राज करते आया है। तो जो डोमिनेंट है वो अहंकारी है, जैसे रावण वो डोमिनेंट था तो अहंकारी था, ठीक है। यहाँ तक कि अगर सही से सोच कर देखें तो समाज पुरुषों का ही पर्याय बना हुआ है। जब भी मतलब ये बड़ा गहरा बात है, थोड़ा सोच के देखना पड़ेगा यहाँ पर कि मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखें तो समाज पुरुषों का ही पर्याय बना हुआ है। देखिए नियम कानून जो भी बनाए गए, वेद लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, समाज में जो भी प्रथाएं आई, ठीक है, क्या महिलाओं ने बनाई? क्या महिलाओं ने सती प्रथा बनाया? क्या महिलाओं ने पर्दा प्रथा बनाया? क्या महिलाओं ने अपना शादी करने का कम उम्र वाला वो नियम बनाया, बाल विवाह का नियम? क्या महिलाओं ने विधवा पुनर्विवाह न होने के लिए कुछ कानून बनाए? ये सब काम महिलाओं ने किया है? आज जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, महिलाओं को जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से उनको जज किया जाता है, क्या ये सब महिला करती है? नहीं। अगर महिला किसी तरीके से करती भी होंगी तो वो किसी के प्रभाव में करती। तो ये सारे जो नियम कानून है, तो जो अहंकारी पुरुष प्रधान समाज है, उस पुरुष प्रधान समाज का ही ये पूरा किया धरा है। तो जब भी कभी इस तरह के नियम कानून के बारे में सब हम लोग बात करते हैं, और वैसे भी समाज में पुरुषों की प्रधानता रही है। विश्व इतिहास को खंगाल के देख लिया जाए तो हमेशा पुरुषों की प्रधानता रही है, ठीक है। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग, मतलब अच्छे या बुरे जो भी हो, तो वो पुरुष ही वर्ग रहे हैं। लेकिन खास करके यहाँ पे मैं उन बुरे लीडर्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, ठीक है। तो इस तरह के नियम कानून बनाने के जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार है वही पुरुष वर्ग, ठीक है, जो अपने आप को, जो खुद अहंकारी है, जो अपने प्रधानता के अहंकार में है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात मुझे लगता है शायद स्पष्ट होगा। पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बात को पूरे जड़ तक समझा सकूँ, ठीक है। कि छवि सदियों से उपभोग की वस्तु के समान रही है, समाज सदियों से पुरुष प्रधान रहा है। तो बहुत साधारण सी बात है कि जो प्रधान होगा नियम कानून भी वही बनाएगा। पुरुषों को हमेशा से अपने प्रधान होने पर अहंकार रहा है और इसके चलते हुए समाज पर राज करता आया है। यहाँ तक कि अगर सही से सोच कर देखें तो समाज पुरुषों का ही पर्याय बना हुआ है। समाज की जब बात करते हैं तो बात केवल पुरुषों को ही करते हैं, ठीक है। जब भी हम समाज की बात करते हैं हमें समझना चाहिए कि हम एक तरह से केवल पुरुषों की ही बात कर रहे हैं। यह सुनने में शायद बुरा लगे, लेकिन सच का कुछ नहीं कर सकते। बुरा लग सकता है कि भाई आप समाज की बात कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग भी हैं, सभी लोग हैं। नहीं, सभी लोग नहीं हैं। ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द मेन हु हैव रूल्ड दिस होल वर्ल्ड, ठीक है, somehow or the other, and they made these rules, regulations and everything, ठीक है। तो ये सच है, बुरा लग सकता है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। एक पुरुष ने केवल महिलाओं पर ही शासन नहीं किया, बल्कि दूसरे पुरुष पर भी शासन किया है जो उससे कमज़ोर है। युद्ध लड़े गए, एक राजा ने दूसरे राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ा। अलेक्जेंडर को देख लीजिए, वो पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करने के लिए, ठीक है, और पूरे विश्व को लहूलुहान कर दिया। न जाने ही कितने असंख्य लोगों को मारे गए, असंख्य लोग, ठीक है। आप हिटलर की बात कर लीजिए, ठीक है, उन्होंने जर्मनी में क्या किया, ठीक है, जितने भी कमज़ोर लोग थे उन सबको मार दिया, ठीक है। तो अभी खैर उस गहराई में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मेरे विचार में आया और मैंने जो लिखा है, सो दैट कि वो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर सकूँ आप लोगों को। तो समय के साथ पुरुष का अहंकार बढ़ता गया, ठीक है, और इससे किसी ने उसे चुनौती नहीं दी। ये धीरे धीरे समाज में बढ़ता गया समय के साथ, और इसे कभी भी चुनौती नहीं मिली है इस चीज़ को कि कोई आया हो समाज में और इसको किसी ने चुनौती दी हो कि भाई तुम इतने अहंकारी क्यों हो, ठीक है। हाँ ठीक है, कभी एक राम आए या कृष्ण आए, इस तरीके से अवतार आए,
लेकिन एक ठोस चुनौती जो मिलनी चाहिए थी समाज के हर युग में, जो मिलनी चाहिए थी। द्वापर युग में मिला चुनौती, त्रेता युग में मिला चुनौती, लेकिन उसके बाद अभी का जो फेस चल रहा है इसमें कोई खास चुनौती, एक व्यापक पैमाने पर चुनौती अभी तक मिली नहीं है, और ये अभी तक चलता आ रहा है। तो इसने उसके अहंकार को बढ़ा दिया, ठीक है। और यह प्रक्रिया समाज में ऐसे घुल गई मानो सब कुछ प्राकृतिक हो और पुरुष उपभोग करता रहा। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी चलती है समाज में कि वो ऐसा लगने लगता है, अरे यार ये तो नेचुरल है। जैसे भारतीयों को गुलामी सहने की आदत हो गई थी, जब तक उनको जागृत नहीं किया गया, ठीक है, वो समझने लगे थे कि भाई अंग्रेज़ ही तो हमारे माई बाप हैं, यही सब कुछ है, यही 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 होता है समाज में, यही होना ही है, यही हमारा भगवान है, यही हमारा सब कुछ है, ये जो कहेगा वही हम करेंगे। कभी लड़ाई लड़ने का या संघर्ष करने का तो सोचे तक नहीं थे, हिम्मत भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऐसा तोड़ा था हमें, ऐसा तोड़ा था, ऐसा नीचे गिराया था कि उसको, उस सोच को हिलाना, उस कॉन्शसनेस को हिलाना कि नहीं हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, ये कई समय तक नहीं हो पाया, कई सालों तक, कई दशकों तक नहीं हो पाया। फिर एक वर्ग तैयार होता है जिसने अथक मेहनत, अथक अथक प्रयास के ज़रिए मानव पूरी जाति को जगाने का और जागृत करने का प्रयास करता है, और तब आंदोलन करने के लिए जागृत करता है कि भाई तुम उठो, जागो, समझो क्या हो क्या नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम गुलाम नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, भारत क्या है, संस्कृति क्या है इसकी, ठीक है। तो जाके फिर हमारा आंदोलन वगैरह चलता है और ऐसे होता है। लेकिन सत्य तो यही हो गया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है समय के साथ कि भाई लगने लगता है कि बस यही है। ऐसे हमारे डेली लाइफ में भी ना जाने ऐसे कितने सारे काम हम ऐसे करते हैं परंपरा के नाम पे कि भाई ऐसे कर लो, ये परंपरा है, ऐसे कर लो, ये परंपरा है। अंधविश्वास ऐसे ही फैलता है, और अगर सवाल पूछते तो शायद सवाल का जवाब भी नहीं पता होता हमें, ठीक है। तो वैसा लगने लगता है कि बस यही होता है, यही नियम है, यही कानून है। तो बस वही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि यह प्रक्रिया समाज में ऐसे घुल गई मानो सब कुछ प्राकृतिक हो और पुरुष उपभोग करता रहा। तो महिला को उपभोग की वस्तु समझता था, वो उपभोग करता रहा, और महिला को भी कभी समझ में नहीं आया कि भाई मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि वर्चस्व था पुरुषों का, ठीक है। वो महिला दब के रहती थी, उसको दबा के रखता था पूरा समाज, ठीक है। वो अपने आप को स्वीकार कर ली थी कि भाई मेरी यही स्थिति है, ठीक है। कभी इसके खिलाफ आवाज़ ढंग से नहीं उठा पाई, ठीक है, एकजुट नहीं हो पाई, ठीक है। अगर एक आध एग्जाम्पल देखने को मिलता भी है तो वो क्षेत्र भर ही सीमित है, ठीक है। एक व्यापक विरोध का आवाज़ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो इस मानसिकता में समय के साथ भी बदलाव नहीं आया। जैसे जैसे समय बदला ये मानसिकता भी नहीं बदली, जैसी थी वैसी, यत्र तत्र यदा कदा के अपवादों को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि अगर महिला उपभोग की वस्तु है, अब चूंकि उपभोग की वस्तु है, ये समझ गया, दिमाग में घुस गया कि भैया ये भोग की वस्तु है, तो भाई इस्तेमाल भी तो वैसे ही होने वाला है ना। वो वस्तु के समान ही उपभोग करेगा, वो कहाँ समझ पाएगा कि वैल्यू क्या है, वो इंसान भी है, ये बात दिमाग में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जैसा हम अपने अन्य वस्तु के साथ करते हैं, तो छेड़छाड़, उत्पीड़न ये आम बात हो गई। अब चूंकि ये दिमाग में घुस चुका है, ये मानसिकता में जा चुका है, ये मानसिकता विकृत हो चुकी है, ठीक है। कोई चुनौती नहीं दिया गया, ये समय के साथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अहंकार बढ़ता गया, उसके प्रधानता को कभी चुनौती नहीं मिली, ठीक है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो घुस गया, और उसको एक उपभोग की वस्तु के तौर पर देखा जाने लगा। हर जगह इतिहास भरा पड़ा है यार, मतलब इस तरह के घटनाओं से आप देख सकते हैं। तो बस इस्तेमाल होने लगा उपभोग की वस्तु जैसे। तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा महिला वर्ग को भी आज के समय में कि भैया आप, इनको देखा जाता है उपभोग की वस्तु के तौर, कुछ ना मैं बोलूँ इस बात को, हर जगह तो यही देखने को मिलता है। आप सिनेमा देख लीजिए, सिनेमा तो अक्सर वही हिट होते हैं जिनमें कुछ तरह के महिलाओं का कुछ अलग लेवल पे जाके जब एक्सपोजर होता है, ठीक है। मैं उन गानों की बात कर रहा हूँ, उन भद्दे गानों की बात कर रहा हूँ, उस अश्लीलता की बात कर रहा हूँ जो दिखाए जाते हैं, ठीक है। अन्यथा वो सिनेमा चलेगा नहीं, ठीक है। गाने के बोल, डायलॉग्स, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि भैया ये बस कंजम्पशन की वस्तु है, इसको कंज्यूम करना है। तो ये दिमाग में पहले तो डालना पड़ेगा, ये कॉन्शियसनेस में लाना पड़ेगा कि हाँ यार बात ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता है जो हमें कंजम्पशन के तौर पर देखा जा रहा है हमें। तो अगर ये कॉन्शियसनेस में आएगा तो शायद हम अपने आप में भी कुछ बदलाव लेके आएंगे, सामने में लेके आएंगे, और एक कॉन्शियस एक्ट करेंगे। और जब तक ये नहीं समझेंगे इस बात को कि भाई ये सत्य है, और दरकिनार करते रहेंगे या नकारते रहेंगे इस सत्य को, तो तब तक तो समस्या बनी रहेगी। तो पहला पहल तो हमें खुद ही करना है ना।
पहल तो हमें खुद ही करना है। हमें एज अ कंजम्पशन की वस्तु को प्रस्तुत नहीं करना अपने आप को सामने में। पहली बात, सामने वाला जो सोचना है सोचे, वो फिलहाल उसका इलाज भी करेंगे, बात भी करेंगे कि इलाज कैसे करना। लेकिन पहला बदलाव तो हम अपने आप में भी कुछ लाएंगे, कुछ तो बदलाव लाएंगे, ठीक है। कॉन्शियस बदलाव लाएंगे, कंपल्सिव बदलाव नहीं, कॉन्शियस बदलाव लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाने की बात हो रही है कि इन बातों से स्पष्ट होता है कि अगर महिला उपभोग की वस्तु है तो वैसे ही इस्तेमाल भी होगी, और ठीक वैसे ही जैसा हम अपने अन्य वस्तु के साथ करते हैं, तो छेड़छाड़ उत्पीड़न यहाँ आम बात हो गई। और अपने इसी अहंकारवश पुरुष महिलाओं के साथ अपनी इच्छा से अपनी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करता था। मैं यहाँ पे बात वही छेड़छाड़ और रेप की कर रहा हूँ, ठीक है, कि चूँकि अहंकार है, अहंकार भरा हुआ है अंदर में, एक विकृत मानसिकता बन चुकी है, तो वो जब चाहे जैसा चाहे वो उपभोग की नज़र से वो देखता था और देखा करता था और उसको यूज़ किया करता था, ठीक है, और अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता रहता था, ठीक है। और यह व्यवहार समय के साथ क्या हो गया, अनुवांशिक हो गया। एक पीढ़ी ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, ये चलता आ गया समाज में। कभी तो चुनौती मिली नहीं, ये तो ब्रेक हुआ नहीं चेन, तो ये समाज आज भी उसी तरीके से बना हुआ है। इस तरह इस विकृत मानसिकता का विकास हो गया और इस प्रकार पुरुष कभी भी महिलाओं के प्रति उतना संवेदनशील या सम्मान देने योग्य नहीं बन सका। तो ऐसे जो पुरुष है, ये इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई संवेदनशीलता होती ही नहीं है, और ना ही महिलाओं को ये सम्मान के भाव से कभी देख ही पाते हैं, क्योंकि दिमाग में एक तरीके से कचरा भरा हुआ है, दिमाग में कचरा भरा है, मानसिकता खराब है। यहाँ पर उसको भोग के समान कुछ नज़र ही नहीं आता है। उसके लिए आप जो बहाना बनाना है बना लो, जो बोलना है बोल लो, कुछ नहीं, को कुछ सुनने वाला नहीं, क्योंकि दिमाग खराब है, ठीक है। तो ये बात है। यहाँ पर क्या हो गया, मानसिकता विकृत हो गई। किस वजह से, पुरुष प्रधान समाज होने के नाते जब पुरुष का वर्चस्व बनने लगा, वो जब अपने आप को प्रधान समझने लगा, उसके प्रति वो अहंकारी हो गया, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देने लगा। वो ऐसा लगने लगा कि वही राजा है, वही शासक है, वो जो बोलेगा, जैसा बोलेगा, जो नियम बनाएगा, जो कानून बनाएगा, वही समाज में चलेगा, और उसको चैलेंज करने वाला कोई रहा नहीं। उसने अपने हर कमज़ोर चैलेंजेस को परास्त कर दिया, हरा दिया और अपना कब्जा जारी कर दिया पूरे समाज के ऊपर, ठीक है। और महिला बाकी चीज़ों की तरह एक उपभोग की वस्तु बस बनकर बस रह गई, और यही इमेज उनके मन में आज भी कहीं ना कहीं कैरी हो रहा है। तो ये मैंने पहले सवाल का जवाब दिया कि भाई, जो आपने शुरुआत में पूछा था कि भाई इस तरह की घटनाएं घटती ही क्यों हैं, तो घटती क्यों हैं, तो घटती है, इसका वजह केवल और केवल एक विकृत मानसिकता है, जिसका विकास कैसे हुआ वो मैंने समझाया, ठीक है। अब एक उसी में अटैच्ड एक सवाल था कि भाई क्या जीने का हमें अधिकार नहीं है, ठीक है, क्या सम्मानपूर्वक जीने का नहीं है, क्या हमारी अपनी कोई इच्छा का वैल्यू नहीं है, इस तरह से। तो बस देखिए यार, ये बड़ा साधारण सा सवाल है यार, कि इच्छा से और सम्मानपूर्वक जीने का हक जो है वो मैं या कोई और आपको देगा, नहीं देगा ना। प्रकृति ने जब खुद ही अधिकार दिया है, सबको बराबर बनाया है, तो फिर मैं और कोई और आपको हक देने वाला होता कौन है, ठीक है। ये आपका हक है, नैसर्गिक अधिकार है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि सम्मानपूर्वक जीने का तो यह हक मैं या कोई और आपको नहीं दे सकता। यह तो एक नैसर्गिक अधिकार है जो प्रकृति स्वयं आपको देती है। तो सिंपल सी बात है, रियलाइज़ करना है कि भाई मेरा हक है, लेना है तो लेके रहना है, बस लेके रहना है। अब उसके लिए जो करना पड़े, बस करना क्या है, कैसे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैंने अपने कुछ विचार यहाँ पे भी रखे हैं। कि समझने वाली बात यह है कि यह सम्मान की लड़ाई महिला और पूरे पुरुष वर्ग के बीच नहीं है। हाँ, ये मत समझिएगा कि भाई ये सभी के सभी पुरुष ही ऐसे हैं, नहीं, ऐसे सभी नहीं है। अगर आप सबको समझ लीजिएगा ऐसे तो फिर गलत है, सभी नहीं हैं ऐसे। तो ये महिला और पूरे पुरुष वर्ग के बीच में बिल्कुल नहीं है, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप ये मानसिकता बना लेते कि नहीं सभी पुरुष ऐसे हैं, मुझे किसी से बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये गलत है। अगर हर पुरुष को आप गलत निगाह से देखने लगेगा तो फिर आप कल हो करके समाज कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो समझना ये है कि लड़ाई किसके विरुद्ध है, तो लड़ाई एक विकृत मानसिकता के विरुद्ध है। क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट हूँ अपनी बातों में, विकृत मानसिकता के विरुद्ध है। मानसिकता एक साइकोलॉजी है, एक, ठीक है ना, एक उस साइकोलॉजी के खिलाफ है, ठीक है। इस लड़ाई को केवल महिला वर्ग अकेले लड़कर नहीं जीत सकती। बहुत सारी लड़ाई हमारे ग्रंथों में भी दिए गए हैं जिसके जिक्र किया गया है कि भाई वो लड़ाई अकेले नहीं जीती गई है, ठीक है। कभी कभी ये उदाहरण भी देखने को मिलता है कि जहाँ शिव और पार्वती साथ में लड़ करके राक्षसों से युद्ध लड़े हैं, तब जा कर के युद्ध जीती गई है।
तो ये युद्ध भी वैसा ही युद्ध है जहाँ पर दोनों वर्गों को मिलकर के लड़ना होगा। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पर कि इस लड़ाई को केवल महिला वर्ग अकेले लड़कर नहीं जीत सकती। इस लड़ाई में महिला और बुद्धिजीवी, मैंने नोट करके लिख दिया है, इस लड़ाई को महिला और बुद्धिजीवी, संवेदनशील, जिम्मेदार और चरित्रवान पुरुषों के साथ में लड़ना होगा। ठीक है, तो इस लड़ाई में महिला और बुद्धिजीवी, संवेदनशील, जिम्मेदार और चरित्रवान पुरुषों को साथ में लड़ना होगा इस लड़ाई को, तभी जाकर इस मानसिकता को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा पहले सवाल का जवाब। दोबारा अगर सुनने की ज़रूरत पड़े तो दोबारा सुनिएगा और पहले सवाल को दोबारा पढ़ के दोबारा इस को समझने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग दूसरे सवाल के जवाब को देखेंगे, को ढूंढेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत